टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए, उनका एटॉमिक मॉडल फेल भी हो गया, उनके क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मिला कि आखिर अल्फा पार्टिकल में 2 एटॉमिक मास यूनिट एक्स्ट्रा किस चीज़ का मास है, क्योंकि 2 एटॉमिक मास यूनिट तो भाई 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 प्रोटॉन का मास है, लेकिन उसमें तो 4 एटॉमिक मास यूनिट है। तो फिर इसी एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करते हुए रदरफोर्ड अपने ही स्टूडेंट जिनका नाम है जेम्स चैडविक, उनको ये सारा चीज़ बताते हैं और बोलते हैं भाई तू खोज कहाँ गया, ये कहाँ से आया 2 एटॉमिक मास एक्स्ट्रा। तो जेम्स चैडविक उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को करते हैं, बस थोड़ा सा उनका एक्सपेरिमेंट में चेंज करते हैं। देखो रदरफोर्ड क्या किए थे कि अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाए थे गोल्ड की शीट पे, है ना, किसके शीट पे, गोल्ड की शीट पे। और जेम्स चैडविक क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाते हैं किस पे, बेरिलियम पे, लिथियम पे, बोरोन पे। अब ये बेरिलियम, लिथियम, बोरोन क्यों लिया गया, तो देखो गोल्ड फॉइल कहने का मतलब क्या है कि वो जो भी अल्फा पार्टिकल है वो किस पे जा रहा है, फाइनली तो गोल्ड के एटम पे जा रहा है ना। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर बहुत हाई होता है, एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हैवी होता है। तो ये क्या किए, उनका पर्पस क्या था कि ये जो एलिमेंट ले रहे हैं ना, ये एलिमेंट बहुत ही हल्का हो, जिसका मास बहुत कम हो, जिसका मास नियरेस्ट टू अल्फा पार्टिकल हो। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना था, 4 mu, तो वो इसके नियरेस्ट क्लोजेस्ट एलिमेंट लेना चाह रहे थे। तो हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, है ना। तो यहाँ पे ये सेलेक्ट करते हैं बेरिलियम या बोरोन, किसी पे भी। तो चलो ये इस पे बम्बार्ड करवाते हैं अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्ड करवाते हैं तो यहाँ पे जो रेज निकलता है ना, ये सारा रेज, ये अल्फा पार्टिकल नहीं होता, कुछ नया ही रेज निकल रहा है। क्या निकल रहा है भाई, चलो पता करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेके जा रहे हैं तो ये डेविएट नहीं हुआ, है ना, ये कहीं नहीं मुड़ा, ये अपने रास्ते में अपने धुन चला जा रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आए। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो पहला चीज़ पता चलता है कि ये न्यूट्रल है ना, क्या पता चलता है कि ये न्यूट्रल है। देखो और ये जो न्यूट्रल रेज है, इसके सामने अगर कुछ स्क्रीन वगैरह रखा जाए, कुछ नहीं, इसको कोई कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये हाईली पेनिट्रेटिंग होता है। इट मीन्स ये सबको अंदर घुस करके निकल जा रहा है ना, पेनिट्रेटिंग मतलब छेद कर देने वाला। तो ये इसके सामने कोई चीज़ अगर रख भी दिया जाए, ये इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है कि वो आग भी लगा सकता है। तो इन सारे प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए, और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जैसे इसका जो मास है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। इन सारे प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए ये जो गामा रेज है ना, इसके पार्टिकल का नाम वो क्या रख दिए, न्यूट्रॉन, ठीक है। तो देखो अब यहाँ तक हम लोग को क्या क्या पता चल गया कि हमारे पास क्या क्या है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट था, प्रोटॉन पहले से प्रेजेंट था। रदरफोर्ड क्या बता दिए कि प्रोटॉन बीच में रहता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब जेम्स चैडविक क्या बता दिए कि एक और एक्स्ट्रा चीज़ आ गया जो एटम के अंदर प्रेजेंट है, क्या है, न्यूट्रॉन। कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रहता है, ठीक है। तो चलो अब एक बार पूरे को एक बार देख लेते हैं क्या लिखा है ना। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल आर बम्बार्डेड ऑन बेरिलियम, बेरिलियम पे जब इसको बम्बार्ड करवाते हैं, वो क्या, ही ऑब्जर्व सम इमिशन ऑफ रेडिएशन, सम टाइप ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन, कुछ रेज निकलता हुआ पता चला, और उस रेज का क्या नाम रखा गया, गामा रेज, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट से वो ऑब्जर्व क्या करते हैं, द रेडिएशन वॉज हाईली पेनिट्रेटिंग। ये क्या, जो रेडिएशन अल्फा, ये जो गामा रेज निकल रहा है वो क्या है, हाईली पेनिट्रेटिंग है ना। सेकंड पॉइंट देखो, द रेडिएशन वाज अनअफेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि ये न्यूट्रल है, हेंस रेडिएशन वाज न्यूट्रल, नो चार्ज, है ना। चलो थर्ड पॉइंट देखो, द रेडिएशन वाज नेम्ड एज गामा रेज। इस रेडिएशन को तो गामा रेज बोला गया। फिर द पार्टिकल ऑफ गामा रेज, ये गामा रेज का जो पार्टिकल है ना, उसका मास किसके बराबर था, प्रोटॉन के बराबर। किसके बराबर, प्रोटॉन के बराबर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना, 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। तो मास ऑफ प्रोटॉन इतने ग्राम को बोलते हैं 1 mu, और ये प्रोटॉन का जो मास है किसके बराबर है, पार्टिकल ऑफ गामा रेज, दैट इज न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास बराबर है 1 mu के। चलो नेक्स्ट, अब ये जो गामा रेज का हमको पता है कैसा नेचर है, कैसा नेचर है, न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल है। इसी के, ये जो न्यूट्रल है ना, इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया न्यूट्रॉन। इसकी वजह से क्या नाम पड़ गया, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस अलोंग द प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कहाँ पे रहता है, एटम के बीच में, न्यूक्लियस में प्रोटॉन के साथ रहता है, ओके। चलो
नेक्स्ट अब इसके बाद देखते हैं, चलो स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं बोर एटॉमिक मॉडल, है ना, क्या बोर एटॉमिक मॉडल। यही वो एटॉमिक मॉडल है जिसके कारण अभी का हम लेटेस्ट एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं, दैट इज क्वांटम एटॉमिक मॉडल या फिर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल भी बोला जाता है। तो यही एटॉमिक मॉडल है जिसकी वजह से क्वांटम थ्योरी भी आ पाया है ना। क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द मॉडर्न एटॉमिक टेबल, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। अब देखो ये बोर सारे एक्सपेरिमेंट को, सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट अभी तक एटॉमिक मॉडल दे चुके हैं, उन सारे एटॉमिक मॉडल को देखते हुए नील बोर और रदरफोर्ड दोनों मिलकर एक नया एटॉमिक मॉडल देते हैं, है ना। अब इसका कोई बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन बताया हुआ है, उन्होंने बहुत सारे कुछ चेंजेस किए, जैसे जो जितने भी 3 फीडबैक थे ना, पहले रदरफोर्ड के 3 मैंने पढ़ाया है, पिछले वीडियो में है, देख सकते हो। तो वो 3 फीडबैक का सबसे पहले इन्होंने आंसर दिया है ना। तो पहला फीडबैक क्या था, पहला ड्रॉबैक क्या था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमते हुए वो सेंटर में जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, उससे अट्रैक्ट होकर के उसके पास क्यों नहीं जा रहा। मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को सबसे पहले नील बोर ने एक्सप्लेन किया। वो क्या कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है ना, बट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट। मतलब उसका ऑर्बिट जो है, उसका जो सर्कुलर पाथ है जिसपे वो घूम रहा है वो फिक्स है। ये सर्कुलर पाथ छोटा हो ही नहीं रहा, ये छोटा नहीं हो रहा है, इसका एनर्जी रेडिएट नहीं कर रहा, ठीक है, इसका एनर्जी रेडिएशन नहीं हो रहा है, यानी इसका एनर्जी नहीं घट रहा है, एनर्जी भी फिक्स, पाथ भी फिक्स, वेलोसिटी भी फिक्स, है ना। मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है तो इसका पाथ छोटा नहीं हो रहा है, इसका एनर्जी कम नहीं हो रहा, तो ये सेंटर में जाके टकराएगा कैसे, इसका एनर्जी फिक्स है ना। चलो क्लियर। अब इसके आगे देख लो, जिस पाथ पे वो घूम रहा है, जिस फिक्स्ड ऑर्बिट पे घूम रहा है, उस फिक्स्ड ऑर्बिट को क्या बोला गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला गया। और क्या बोला गया, है ना, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला गया। और क्या बोला गया, परमिसिबल ऑर्बिट बोला गया, है ना। ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट और परमिसिबल ऑर्बिट है, इन सारे ऑर्बिट का नेमिंग भी किया गया। मतलब जो पहला ऑर्बिट है ना, फर्स्ट ऑर्बिट को, उसका नाम रखा गया के, सेकंड वाले ऑर्बिट का नाम रखा गया एल, थर्ड का एम, फोर्थ का एन एंड सो ऑन, है ना। ये यानी के एल एम एन, ये क्या ऑर्बिट का नामकरण कर दिया गया कि हम इस नाम से बुलाएंगे भाई, पहले ऑर्बिट को हम बुलाएंगे के नाम से। के मतलब हम जैसे ही के बोलेंगे इसका मतलब क्या समझेंगे, फर्स्ट ऑर्बिट है। अगर एम ऑर्बिट बोलेंगे इसका मतलब क्या समझेंगे, थर्ड ऑर्बिट है ना। चलो देखते हैं इसके आगे। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, जिस समय ये इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, छोड़ के, मतलब कि तुम ऐसे देखो, एक स्फेयर में बहुत सारा सर्कुलर पाथ हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करेगा ऐसा तो है नहीं। ये सर्कुलर पाथ क्या है, फिक्स है कि इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे होगा, इतने डिस्टेंस के बाद यहाँ पे होगा। इस दो पाथ के बीच में और कोई सर्कल नहीं है, यानी इतना डिस्टेंस छोड़ के है, कंटिन्यूअस सर्कल नहीं बनता है कि ये सर्कल है, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, ये भी सर्कल, नहीं, ये सर्कल के बाद ये सर्कल, दैट इज ये क्या है, इतना डिस्टेंस क्या छूट गया ना, ये इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं, ये क्या है, डिस्क्रीट है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि while revolving in discrete orbit the electrons do not radiate energy, electrons अपना एनर्जी लूज नहीं करता है, अपना एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, मीन्स एनर्जी इज फिक्स्ड फॉर द फिक्स ऑर्बिट। यानी कि क्या, हर एक अलग अलग ऑर्बिट के लिए एनर्जी फिक्स है, यानी इसका एनर्जी जितना है वो इसका है। और एक बात और, क्या चीज, ईच ऑर्बिट हैज अ डेफिनेट एनर्जी, हर एक ऑर्बिट का एनर्जी डेफिनेट है, अपना फिक्स है, अपना अलग है। हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल। इसीलिए इन सारे ऑर्बिट को एक और नाम से बुलाते हैं, एनर्जी लेवल या फिर एनर्जी सेल, ठीक है। चलो, वाइल इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे ये छोटा गोला है ना, अब देखो सबका एनर्जी फिक्स है, ये छोटा गोला है, मतलब छोटे रास्ते में चक्कर लगा रहा है, यानी इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, कम एनर्जी में इतना रास्ता घूम लेगा, एक चक्कर लगा लेगा। अब देखो इसके बाद ये बड़ा गोला है, यानी इतना बड़ा चक्कर हो गया, अब ये बड़ा चक्कर लगाने के लिए इससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तभी इतना बड़ा चक्कर लगा सकता है। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता गया
जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता गया वैसे वैसे उसका पाथ बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका एनर्जी बढ़ता गया। यानी अगर हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट के बीच में बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी कम होगा, थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी ज़्यादा होगा। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगा। चलो इसके बाद अब इस पॉइंट को समझते हैं। When electron jumps from lower to higher, अब बताओ अगर इस छोटे वाले से बड़े वाले पे जाना होगा, छोटे वाले से बड़े वाले पे जाना होगा, तो छोटे वाले इलेक्ट्रॉन का तो एनर्जी कम है, वो अगर सेम एनर्जी के साथ बड़े वाले पे चला गया तो फिर वो इतना बड़ा चक्कर कैसे लगा सकता है, नहीं लगा सकता। यानी कि जब छोटे वाले ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे जाना पड़ेगा या फिर बड़े ऑर्बिट पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट ऑर्बिट पे, तो उसको एनर्जी गेन करना पड़ेगा, वो अपना और एनर्जी खा के अपना एनर्जी बढ़ाएगा, उसके बाद बड़े वाले ऑर्बिट पे पहुंचेगा कि अब तो हम एक चक्कर लगा सकते हैं, है ना। तो चलो यही चीज लिखा है यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल सम एनर्जी इज एब्जॉर्ब, वहाँ पे एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, वहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जब लोअर टू हायर जाता है तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। इसी का जस्ट उल्टा, जब हायर से लोअर आएगा तो क्या होगा, एनर्जी को लूज करना पड़ेगा, है ना। वही लिखा, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल सम एनर्जी इज इमिटेड। जैसे ही हायर से लोअर पे जाता है तो एनर्जी क्या होता है, इमिट होता है, निकलता है। जब हायर से लोअर पे जा रहा है तो एनर्जी निकालेगा, किस फॉर्म में निकालेगा भाई, तो लाइट या हीट के फॉर्म में निकालेगा, है ना। एब्जॉर्ब भी किस फॉर्म में करेगा, तो हीट या लाइट के फॉर्म में, जनरली हीट या लाइट के फॉर्म में ही होता है। चलो फिफ्थ पॉइंट देखो, एनर्जी ऑफ सेल्स इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, ये तुम बता चुके। एनर्जी जो है उस सेल का बढ़ेगा किसके साथ, जैसे ही नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और एनर्जी डिक्रीज करेगा जैसे ही नंबर ऑफ सेल डिक्रीज करेगा। जैसे ही ऑर्बिट नंबर डिक्रीज करेगा एनर्जी डिक्रीज करेगा, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा। यानी इसके एनर्जी से बड़ा होगा इसका एनर्जी, इससे बड़ा होगा इसका एनर्जी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिस्टम्स हैविंग लीस्ट एनर्जी इन द मोस्ट स्टेबल सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक है, इन द नहीं होगा, ये क्या है, इज, है ना। सिस्टम हैविंग लीस्ट एनर्जी, ऐसा सिस्टम जिसके पास कम से कम एनर्जी है, वो सिस्टम क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तुम खुद ही देखो ना, अगर तुम बीमार रहते हो, तुम्हारे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं होता, तुम क्या करते हो, चुपचाप शांति से बैठ गए, मोस्ट स्टेबल, है ना। लेकिन अगर तुम बीमार नहीं हो, तुम्हारे पास फुल एनर्जी है, अगर तुमको कोई बिठा दिया कि तुम यहीं पे बैठे रहो, 5 मिनट बैठे नहीं रहोगे, 5 मिनट के बाद लगे क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, मेरे को ये करना है, उधर जाना है, कौन बोला क्या बोला, बैठ ही नहीं सकते, स्टेबल होगा ही नहीं। यानी किसी भी बॉडी के पास अगर वो एनर्जी है, किसी भी बॉडी के पास एनर्जी है, तो वो स्टेबल नहीं हो सकता। जितना कम एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा एनर्जी उतना ज़्यादा अनस्टेबल, है ना। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। देखो अब ये तो बता दिए कि भाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में है ना। ये तो फर्स्ट रदरफोर्ड का फर्स्ट ड्रॉबैक था कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल कैसे है, उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी पता है बहुत सारा कुछ पढ़ना है, लेकिन 11th क्लास में डिटेल से पढ़ना है, अभी इतना ही समझो। जैसे 11th क्लास में तुम लोग को ये भी बताया हुआ है कि कितना एनर्जी है, कौन से ऑर्बिट में कितने अमाउंट में एनर्जी है, ठीक है। और वो जो पाथ है, जो रेडियस है पाथ का, वो कितना है, किस वेलोसिटी से जा रहा है, एवरीथिंग, वो हम लोग 11th में करेंगे। अभी बस ये जानना है हम लोग को कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ये क्या था, रदरफोर्ड का सेकेंड ड्रॉबैक, कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो चलो समझते हैं इस चीज़ को। हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन एन एटम, किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नील बोर और रदरफोर्ड मॉडल के बाद इसमें बरी भी आते हैं, है ना। मतलब नील बोर और बरी दोनों मिल करके इस कंक्लूजन को बताते हैं कि कौन से ऑर्बिट में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। देखो सीधा सीधी बात है, बहुत इजी कैलकुलेशन है, बस एक फॉर्मूला है 2n²। क्या फॉर्मूला है, 2n²। अब वहाँ पे यहाँ पे n क्या है, n का वैल्यू है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। चलो देखो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सेल, कि एक सेल में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकता है, कितना सीट है, तो वो फॉर्मूला क्या है 2n², वेयर n मतलब ऑर्बिट है, क्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलो अगर फर्स्ट ऑर्बिट का बात करते हैं, यानी n का वैल्यू 1 पुट करते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये फॉर्मूला लगाओ
तो ऑर्बिट का नाम क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा, तो इसके जगह पे 1 रखो तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है 2। अगर n के जगह पे 2 रखो यानी सेकेंड ऑर्बिट के लिए, तो सेकेंड ऑर्बिट के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर, यानी 2 × 4 दैट इज 8, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट में, एल ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना एकोमोडेट हो सकता है, कितना रह सकता है, तो 8। उसी तरीके से सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 कैन बी एकोमोडेट। ओके, नेक्स्ट फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द आउटर मोस्ट सेल, ये वाला पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम, जो एटम का आखिरी सेल है, चाहे वो सेकंड सेल हो चाहे वो थर्ड सेल हो, जो एटम का आखिरी सेल है उसमें कितना भी कैपेसिटी हो, चाहे वो 8 हो, 18 हो, 32 हो, लेकिन अगर वो आखिरी सेल है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ही होगा, है ना। क्या लिखा हुआ है, द आउटरमोस्ट सेल ऑफ एन एटम कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। एंड पिनअल्टीमेट, पिनअल्टीमेट मतलब होता है सेकेंड लास्ट, है ना, लास्ट वाले से जस्ट नीचे वाला। तो पिनअल्टीमेट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय, मतलब कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ये करते समय इस बात का ध्यान रखना कि जो लास्ट वाला सेल होना चाहिए उसमें 8 से ज़्यादा ना हो और सेकेंड लास्ट में 18 से ज़्यादा ना हो। और बाकी तो जैसे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सबसे लोअर में जाएगा, यानी फर्स्ट वाला ऑर्बिट भरेगा, जब ये भर जाएगा तो फिर सेकेंड वाला भरेगा, और जब ये भर जाएगा तो थर्ड वाला, एंड सो ऑन। अब उसमें अगर मान लो कि कोई एटम है उसमें 4 ऑर्बिट है, ठीक है, कोई एटम है उसमें 4 ऑर्बिट है, तो सपोज ये न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, ये है थर्ड ऑर्बिट और ये है फोर्थ ऑर्बिट। तो इस वाले एटम के लिए ये वाला क्या है, लास्ट ऑर्बिट, तो इसका कैपेसिटी क्या होगा बताओ 32, मतलब इस वाले ऑर्बिट में मैक्सिमम 32 ऑर्बिट रह सकते हैं, ये इसका कैपेसिटी है। बट रहेगा कितना, क्योंकि ये लास्ट है तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकता है, और इसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है 18 हो सकता है, और ये सेकेंड है इसका कैपेसिटी 8 का है, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है इसका कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है। तो सबसे जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट से। अगर लेट सपोज एक एटॉमिक नंबर लेते हैं 10, यानी कि किसका, नियन का, हाँ, तो नियन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है। तो एटॉमिक नंबर 10 का अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, यानी मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 10 है। तो कैसे कैसे भरेंगे, पहले सेकंड वाले में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कितना बचा 8। अब ये बाकी का जो 8 है वो किस में जाएगा, सेकंड में जाएगा, यानी ये 2 ऑर्बिट उसमें होगा ही नहीं, यानी लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, सेकेंड ऑर्बिट। और ये अगर लास्ट ऑर्बिट है तो इसमें 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो अभी तो इसमें 8 है, तो चलो ठीक है। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं इसके बाद। चलो कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन ले लो, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बोला जाए तो तुम क्या करोगे कि बीच में भाई न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, एटॉमिक नंबर 6, यानी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहेगा कि जो फर्स्ट ऑर्बिट में कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ चल गया, तो 6 में से 2 घटाओ कितना बचा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। अब इसका करो, तो अगर इसका करोगे तो क्या होगा, अगर मान लो कि ये न्यूक्लियस है, ये है फर्स्ट ऑर्बिट, ये है सेकेंड ऑर्बिट, और मान लो ये है थर्ड ऑर्बिट। ये फर्स्ट ऑर्बिट में हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन, तो 11 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन चला गया फर्स्ट ऑर्बिट में, कितना बच गया, बोलो कितना बच गया, 8 9 बच गया। अब 9 में से इसमें सेकेंड ऑर्बिट का क्या कैपेसिटी है 8 ही कैपेसिटी, 8 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें कितना चला गया 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बताओ इसके बाद 8 2 10 हो गया, कितना बच गया 1 इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, है ना। तो ये रहा सोडियम का। इसी तरीके से और करो,
ट्राई करो, कोशिश करो, एक बना के दिखाओ मेरे को, इसका बना के दिखाओ। एक एलिमेंट लो, इसका बना के दिखाओ 16, क्या होगा ट्राई करो, पहले खुद बनाओ फिर उसके बाद देखो, नहीं बने तो देख लो। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, अब भरो 16 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, तो बताओ टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 2 10, कितना बच गया 6। अब ये थर्ड वाले में कितना चला जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो इसी तरीके से बनाना है। अब बताओ ये बार बार इतना गोला बनाना, ये करना, इसके बजाय हम लोग एक शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। इसको हम लोग बस डैश दे करके ना कॉमा कर करके लिख देंगे इस तरीके से। जैसे कार्बन है तो क्या है 2 और 4, तो इसको क्या लिखेंगे 2,4, है ना। सोडियम है तो इसका क्या लिख देंगे 2,8,1। चलो इसके बाद जैसे ये सल्फर है तो इसका क्या लिख देंगे 2 8 और कितना 6, ठीक है।